सम्मिश्र समाकल का मापांक। और इसमें थ्योरम स्टेटमेंट इसका क्या है? यदि एल लंबाई वाले कंटूर सी पर फलन fz सतत है, fz सतत तथा मॉड fz की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल M हो, तो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, तब क्या आएगा? इंटीग्रेशन ओवर C fz dz का मॉड इज लेस देन इक्वल टू ml होगा। जो चाप C दे रखा है उस चाप C पर L लंबाई का तो चाप है C और उस पर फलन fz सतत है। ठीक है, अब वो कैसा भी चाप हो सकता है, क्लोज्ड या ओपन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलिए ये एक चाप ले लिया आपने, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है z0 इक्वल टू a और लास्ट वाले पॉइंट को हम zn इक्वल टू b कहते हैं। इसकी जो लंबाई है, चाप की लंबाई, वो स्मॉल l दे रखी है और इस चाप के हर एक बिंदु पर जो fz का मान है वो कैसा है? सतत है ये fz। ठीक, और मॉड fz की जो वैल्यू है, यानी कि इस चाप के हर एक बिंदु पर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, तो C चाप के हर बिंदु पर मॉड fz का मान कैपिटल M से छोटा ही होता है। उसके लिए आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारा जो सम्मिश्र रेखा समाकलन की परिभाषा है उससे हम इसको बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। हमको इस चाप C पर सम्मिश्र रेखा समाकलन लगाना है और जो एक हमने एग्जाम्पल किया था लास्ट क्लास में, दूसरा वाला, उसको हम यूज कर लेंगे। तो यदि हम परिभाषा लगाएं सम्मिश्र रेखा समाकलन की, तो सम्मिश्र रेखा समाकलन की परिभाषा से क्या पता चलता है हमको? परिभाषा लगा दें तो क्या होता है सम्मिश्र रेखा समाकलन? हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर C fz dz, ये क्या होता है? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n f ऑफ जाई r zr माइनस 1, जहां जाई r चाप C पर zr माइनस 1 zr माइनस 1 से zr के मध्य स्थित है। जैसे यदि आपने ये जैसे z0 से zn तक लिए थे, कोई दो पॉइंट हैं zr माइनस 1 और zr चाप पर, तो इसके बीच में कहीं पर जाई r स्थित होगा, यानी चाप पर स्थित होगा। तो चाप पर फंक्शन का जो मान है वो हमेशा कैपिटल M से छोटा है, तो f ऑफ जाई r की वैल्यू भी क्या होगी? कैपिटल M से छोटी होगी। मॉड लगाएंगे तो हम इसका क्या करें, हमें मॉड की वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन की, हम दोनों तरफ मॉड लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा मॉड लगाने से? देखिए, ये हम लिख सकते हैं मॉड इंटीग्रेशन ओवर C fz dz, दिस इज इक्वल टू मॉड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n f ऑफ जाई r zr माइनस 1 का मॉड। अब मॉड क्या है? सतत फलन होता है, तो लिमिट बाहर आ जाएगा और इस मॉड को सब पे अलग लगा दे, समेशन को भी बाहर करें तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन बनेगा। तो क्या बन जाएगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n मॉड f ऑफ जाई r इंटू मॉड zr माइनस 1। देखिए, जब दो होते हैं, मॉड x प्लस वाई होता है तो लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई होता है। यहाँ दो से ज्यादा है तो सबके लिए अलग अलग लगेगा, तो सबका समेशन तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा और फिर एक समेशन को आपने तोड़ दिया। अब f ऑफ जाई r का जो मॉड है उसकी वैल्यू कैपिटल M से छोटी है, ये हमें दे रखी है। ठीक है, चाप C के लिए ये हमेशा वैल्यू क्या है?
मॉड कैपिटल एम से छोटी है। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम समेशन आर इक्वल टू 1 to n मॉड जेड आर माइनस 1। क्यों, सिंस मॉड एफ जेड की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू एम है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। चाप सी पे कोई भी बिंदु हो, तो जेड आर भी चाप सी पे था, इसलिए इसका मान एम से छोटा होगा। अच्छा लिमिट तो रह गया इसको, लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। और ये जो है समेशन, इसकी वैल्यू ये क्या है, ये इंटीग्रेशन ओवर सी मॉड डी जेड है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, चाप की लंबाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस दैट मीन्स दिस इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड का मॉड इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, और बाकी जो वैल्यू है वो चाप की लंबाई आती है एल। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि इंटीग्रेशन ओवर सी मॉड डी जेड वो क्या होता है, वो होता है लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 to n मॉड जेड आर माइनस 1। और ये वैल्यू क्या होती है, चाप सी की लंबाई। ये हमने कल किया था, लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, तो ये आ गया m इंटू एल। यही बात हमको सिद्ध करनी थी कि ये जो मापांक है समिश्र समाकल का वो m इंटू एल से छोटा होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। यदि कोई आपको डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अभिषेक कहाँ चला गया, अशोक आ गया समझ में। हाँ सर। चलिए मिटा दूं, उतार लिया सबने। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये दोनों ही थ्योरम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। छोटे छोटे हैं पर इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जरूर इस बार 2021 में आने का पूरा पूरा चांस है इनका। थ्योरम नंबर 2 इंपॉर्टेंट डाल लो, और इसका नाम है कौशी का समाकलन प्रमेय। कौशी का समाकलन प्रमेय ये क्या कहता है, ये कहता है माना कि एक सहसंबद्ध प्रदेश प्रदेश कैपिटल जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, तथा एफ डैश जेड सतत है, एफ डैश जेड सतत है, सॉरी एफ डैश जेड नहीं होना चाहिए, अच्छा ठीक है, एफ जेड विश्लेषिक है और एफ डैश जेड सतत है। यानी कि जो एफ जेड के आंशिक अवकलज हैं, एफ जेड का यू और वी जो पार्ट है ना, उसके जो आंशिक अवकलज हैं वो सतत हैं। उसी से अप्लाई होगी ये थ्योरम। यदि जी में सी एक समवृत्त कंटूर हो, एक समवृत्त कंटूर हो,
तो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू है वो 0 आती है। यानी कि विश्लेषिक फलन का जो समवृत्त कंटूर पर इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, 0 आता है। और ये हमें याद रखना है, बहुत काम आता है ये रिजल्ट हमारे। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे। एफ जेड को हम u प्लस आयोटा v लिखते हैं, ठीक है ना। तो u और v x और y के फंक्शन होते हैं। तो एफ जेड इक्वल टू होता है u, x और y का फंक्शन है ये, प्लस v, ये भी x और y का फंक्शन है, तथा z इक्वल टू आपका होता है x प्लस आयोटा y। तो यहां से हम देख सकते हैं dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx प्लस आयोटा dy हो जाएगा। और ये वैल्यू यदि हम इसमें रखें, पुट करें इंटीग्रेशन में, तो क्या बन जाएगा, तब इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड का मान यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और डी जेड की जगह डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ओवर सी, देखिए यू का डीएक्स से होगा तो यू डीएक्स, है ना। और जब इसका इससे करेंगे तो ये माइनस का आएगा वी डी वाई। बाकी जो आयोटा वाले आएंगे उनको एक साथ लिख दिया मैंने, यू का इधर करेंगे तो यू डी वाई आयोटा कॉमन प्लस वी डी एक्स। तो ये पूरा इंटीग्रेशन बन गया। जो इंटीग्रेशन है अब आपका वो इस तरह बन गया, एफ जेड डी जेड। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है ना। इसको दो इंटीग्रेशनों में तोड़ तोड़ देंगे। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ये अलग और ये इंटीग्रेशन अलग, दो पार्ट में तोड़ के लिख दिया हमने। ये समझ में आ गया होगा गुणा कैसे किया, सिंपल गुणा किया है। आयोटा वाले वैल्यू एक साथ लिख लिए, बिना आयोटा वाले एक साथ लिख लिए, और तोड़ के लिख दिया। सर एफ जेड का मान दे रखा है। एफ जेड माना है हमने, एफ जेड हमें यू प्लस आयोटा वी तो लिखती है एफ जेड को हमेशा, ये तो स्टैंडर्ड है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, है ना। ये हमेशा पूरे कॉम्प्लेक्स में हम यही मान के चलते हैं। सर इससे पहले कितना करवा दिया? अरे कॉम्प्लेक्स चल रही है। अच्छा कॉम्प्लेक्स है क्या? हाँ तू नया है ना, हाँ। इसका है। अलजेब्रा नहीं कराओगे सर आज? नहीं रहने दो, अब आए नहीं लोग बाग, वो शुभम भी नहीं आया, तुम भी नहीं थे, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, सही निकल है। जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, चलो देखो। तो अब हम क्या करेंगे कि विश्लेषित फलन है, तो विश्लेषिक एफ जेड विश्लेषिक फलन है, अतः एफ डैश जेड क्या लिखा जाता है, एफ डैश जेड हम लिखते हैं अवकलन। अब या तो एक्स के सापेक्ष करेंगे या वाई के सापेक्ष करेंगे, तो इसे लिखते हैं हम यू एक्स। यू एक्स का मतलब यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, प्लस, सॉरी यहाँ पे आयोटा हो रहा है, एफ जेड में आयोटा हो रहा है, आयोटा वी एक्स। और विश्लेषिक फलन है तो इसमें कौशी रीमान समीकरण लगेगा। कौशी रीमान समीकरण क्या कहता है, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल वी ओवर डेल वाई। तो ये हो जाएगा वी वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई होता है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, तो ये होगा माइनस आयोटा यू वाई। यहां लिख देना कौशी रीमान समीकरण से, कौशी रीमान समीकरण से हमारा डेल यू ओवर डेल एक्स तो होता है डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई होता है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, यू एक्स का मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स, इसको डेल यू ओवर डेल वाई लिख दिया, और वी एक्स का मतलब डेल वी ओवर डेल एक्स, उसकी जगह माइनस डेल यू ओवर डेल वाई लिख दिया। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये एफ जेड विश्लेषिक फलन हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम एफ जेड चूंकि सतत फलन है, एफ जेड सतत है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ जो एफ जेड लिखा गया है, एफ जेड किसके फॉर्म में लिखा गया है, तो एफ जेड सतत होने से यू एक्स और वी एक्स भी सतत होंगे,
और वी वाई और यू वाई भी सतत होंगे, क्योंकि इन्हीं के फॉर्म में लिखा जाता है ये, इसीलिए इसको लिखा था हमने ऐसे। क्योंकि एफ डैश जेड सतत फलन है, अतः यू एक्स, यू वाई, वी एक्स तथा वी वाई भी सतत फलन है। फलतः ग्रीन प्रमेय से, ये हमने फर्स्ट ईयर में प्रमेय किया था, इसका कथन याद रखेंगे, ग्रीन ग्रीन प्रमेय से ये सतत फलन पे ही अप्लाई होती है। ग्रीन प्रमेय क्या कहता है? इंटीग्रेशन ओवर सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, सी का मतलब रेखा समाकलन, ये ना क्षेत्र समाकलन पे कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाता है डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई में। यानी कि जो डी वाई के साथ आ रहा था, क्यू जिसे कह रहे थे, उसका तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करती है, माइनस पी वाले का वाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डीएक्स डी वाई। ये रेखा समाकलन को क्षेत्र समाकलन में परिवर्तन करने के लिए है ग्रीन प्रमेय। ये पी और क्यू क्या होने चाहिए? सतत फलन, जहां पी व क्यू सतत फलन है, तब ये अप्लाई होती है। तो ऐसे ही हमने जो निकाला है अपना इंटीग्रेशन, जो समीकरण नंबर 1 में, उससे हम क्या करें, उसको कन्वर्ट करें। अतः इंटीग्रेशन ओवर सी क्या था समीकरण 1 का पहला वाला पार्ट? u dx माइनस वी डी वाई। तो अब ये क्या बन जाएगा ऊपर वाली ग्रीन पे में अप्लाई करने से? इंटीग्रेशन ओवर जी, ये माइनस का है तो माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, और यहां फार्मूले का माइनस आएगा, डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। तथा दूसरे वाले पार्ट की बात करें, दूसरे वाले पार्ट में क्या था? वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ये क्या बन जाएगा? ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल वी ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। और ये दोनों वैल्यूज की यदि हम बात करें तो देखिए, पहले वाले की बात करें, इसमें क्या होगा? माइनस तो बाहर आ गया कॉमन, तो डबल इंटीग्रेशन ओवर जी डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल यू प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। और ये हो गया, इसमें तो एज इट इज ही रहेगा, ये इसमें तो कुछ आगे सॉल्व माइनस, ये आ गई वैल्यूज, ठीक है। और इन दोनों मान को यदि हम समीकरण नंबर 1 में रखें तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डबल इंटीग्रेशन ओवर जी डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर जी डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल वी ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो यू और वी कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। चूंकि एफ जेड विश्लेषिक फलन है, अतः डेल यू ओवर डेल एक्स किसके बराबर होगा? डेल वी ओवर डेल वाई के बराबर। तथा डेल यू ओवर डेल वाई किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स, कौशी रीमान समीकरण से, है ना। विश्लेषिक फलन है तो कौशी रीमान समीकरण से, चाहे लिख लो जी कहां से आए, ये कौशी रीमान समीकरण आपने अप्लाई किया, ब्रैकेट में लिखना है कौशी रीमान समीकरण से, बार बार अप्लाई होता है। तो इसमें अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड
क्या आ जाएगा देखो, डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई। अब डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू तो माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। ऐसे यहां पर डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल वी ओवर डेल वाई निकालना है, तो ये तो बराबर ही होती है, तो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो टोटल ओवर का क्या आ गया, जीरो आ गया। दोनों ही पार्ट क्या आ गए, जीरो आ गए। तो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड क्या हो गया, जीरो, यदि समवृत्त कंटूर सी है तो। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, और इसका नाम है कॉशी समाकलन प्रमेय। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, कॉशी समाकलन प्रमेय। आगे जाकर के हम एक दूसरा रिजल्ट करेंगे, ठीक है ना, कॉशी समाकलन सूत्र। तो दोनों में अंतर है, और दोनों में से कोई सा पूछ ले जाता है। तो ऐसे आए, कॉशी समाकलन प्रमेय का कथन लिखो और सिद्ध करो, तो ये वाला करना है, और कॉशी समाकलन सूत्र आगे पढ़ेंगे। तो ये प्रमेय है, ये ध्यान रखना। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलें आगे, सबको समझ में आ गया। हाँ चलो सर, कैलकुलेशन तो है तो बस। हाँ इजी है, बता रहा हूँ ना, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट सबसे ज्यादा इजी है, दोनों यूनिट इजी है कॉम्प्लेक्स में, सेकंड और थर्ड, और दोनों आपस में एक दूसरे रिलेटेड भी है। वो फर्स्ट भी। बिना सेकंड पढ़े थर्ड आएगी नहीं, तो इसीलिए सेकंड को पूरा पढ़ना पड़ता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। उससे पहले आपको ये संबंध समझना होगा कि एक से संबद्ध प्रदेश क्या होता है, बहुसंबद्ध प्रदेश क्या होता है। ऐसे समझिए, पहले एक से संबद्ध प्रदेश की बात करें। देखो, एक सह संबद्ध प्रदेश और दूसरा है बहुसंबद्ध प्रदेश। तो जैसे मान के चलो ये एक रीजन है, ये एक से संबद्ध कब कहलाएगा, जब इसमें कोई भी दो बिंदु लिए जाएं कहीं पर भी, और इन दोनों बिंदुओं को किसी भी रास्ते से जोड़ा जाए, रास्ता कोई भी हो सकता है, इस रास्ते से आए ये Z0, ये Zn, या फिर दूसरे किसी रास्ते से आए, ये C1 रास्ता, ये C2 रास्ता, किसी भी रास्ते से आए, इस रास्ते के हर एक बिंदु कहां पर स्थित होंगे, क्षेत्र जी के अंदर ही स्थित होंगे। ठीक है ना, यानी कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो कि इस क्षेत्र जी के बाहर जाता हो, Z0 से Z1 को जोड़ने के लिए, है ना। यदि Z0 से Zn से जोड़ना है और इनको जोड़ने के लिए एक रास्ता ऐसा बन जाए जिसके लिए आपको क्षेत्र से बाहर जाना पड़े, तो फिर वो बहुसंबद्ध क्षेत्र कहलाएगा। जैसे ये एक क्षेत्र है और इसके बीच में मैंने ऐसे कट लगा दिया, ये बीच वाला पोर्शन जो है मैंने हटा दिया, यानी कि कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये बाहर वाला एक वक्र है और अंदर वाला दूसरा वक्र है, इन दोनों वक्रों के बीच के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है दोनों वक्रों के, इसको हम C1 कह दें, इसको C2 कह दें, इन दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र है ये बहुसंबद्ध क्षेत्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा बहुसंबद्ध क्षेत्र, क्योंकि देखिए यदि मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं Z0 और यहां पर कोई Zn लेता हूं, तो मैं ऐसा रास्ता तो बना सकता हूं जो इस क्षेत्र में ही होकर के हो, परंतु एक रास्ता ऐसा भी होगा जो इस क्षेत्र के बाहर जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर हो जाएगा, इसलिए ये बहुसंबद्ध प्रदेश है। और किसी बहुसंबद्ध प्रदेश के लिए हम
एक सहसंबद्ध प्रदेश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा कि बहुसंबद्ध को देखने के लिए दूसरी परिभाषा ये है कि जैसे ये जो क्षेत्र है, ये बाउंड्री C1 कहलाएगी। इस बाउंड्री को यदि संकुचित किया जाए, ये बाउंड्री सुकड़े, यदि ये बाउंड्री सुकड़ेगी तो सुकड़ते सुकड़ते ये किसी पॉइंट पर फिक्स हो जाएगी, परंतु कोई भी बिंदु ऐसा नहीं प्राप्त होगा जो इस क्षेत्र का बिंदु ना हो। यानी जब ये सुकड़ेगी तो सुकड़ते सुकड़ते अंदर जाएगी, पर ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा जो क्षेत्र के बाहर हो। यानी सुकड़ने पर सारे के सारे बिंदु क्षेत्र के ही मिलते हैं। परंतु यदि ये सुकड़े गई तो ये सुकड़ते सुकड़ते किसी एक बिंदु पर आएगी तो ये क्षेत्र के बाहर चली जाएगी। इसलिए ये क्या है, बहुसंबद्ध प्रदेश। और बहुसंबद्ध प्रदेश को कट लगा करके एक से संबद्ध प्रदेश में बदल सकते हैं। यदि हमने यहां पर एक पार काट लगाया तो इस पार काट से क्या होगा कि ये बहुसंबद्ध प्रदेश एक से संबद्ध प्रदेश में बदल जाएगा। अब मैंने दो लाइन इसलिए बनाई है कि कटने के बाद यदि यहाँ पे हमने कट लगा दिया तो ये एक जो लाइन थी वो एक कट क्या करेगा, दो बाउंड्री बनाएगा। अब यदि इसको ऐसे खोल दिया जाए, इस क्षेत्र को ऐसे ऐसे खोल दिया जाए, ऐसे आपने खोल दिया और ये नीचे की वाला भाग आ गया, ये ऐसे कुछ बन जाएगा खोलने के बाद। तो ये क्या बन गया, एक से संबद्ध प्रदेश बन गया। तो पार काट की सहायता से हम बहुसंबद्ध प्रदेश को एक से संबद्ध प्रदेश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। अगली जो हमारी थ्योरम वो है इसी पर आधारित है कि जो कॉची समाकल प्रमेय है उसको हम एक से संबद्ध प्रदेश से उसका विस्तार करके उसको बहुसंबद्ध प्रदेश के लिए लिखेंगे। तो एक से संबद्ध प्रदेश में तो कंफर्म है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है। बहुसंबद्ध प्रदेश के लिए क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3। इसमें लिखिए, माना कि वक्र समवृत्त वक्र, बंद वक्र है, समवृत्त वक्र C में कई समवृत्त वक्र C1 C2 और कई हो सकते हैं, छोड़ दिए हमने, स्थित हैं। यदि वक्रों के मध्य स्थित, वक्रों के मध्य स्थित प्रदेश तथा वक्र C पर एफजेड विश्लेषिक फलन हो, विश्लेषिक फलन हो, तो जो इंटीग्रेशन ओवर C एफजेड डीजेड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ओवर C1 एफजेड डीजेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर C2 एफजेड डीजेड एंड सो ऑन, जितने भी ऐसे वक्र होंगे उनके लिए। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है हमें। ये जैसे हमारा एक वक्र है, ये C है और C के अंदर हमने एक C1 बनाया। C को यदि हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो C1 C2 C3 को हम क्लॉकवाइज लेंगे, बस यही बात इस थ्योरम में ध्यान रखनी है। ये दूसरा कोई वक्र बना लिया, मान लिए मैंने इस आकृति का, ये C2 कहलाएगा, है ना। और एक और कोई वक्र बना लाए, मान के चलो ये हमने, सब किसी भी आकृति के हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये C3 हो गया। अब जो फलन विश्लेषक है वो कहां पर विश्लेषक है, C के अंदर और C1 C2 C3 के बाहर, यानी कि ये जो बीच वाला हिस्सा है यहां पर फलन विश्लेषक है। पूरे में तो फलन विश्लेषक है नहीं, यदि पूरे में फलन विश्लेषक होता तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती। ठीक है, अब C1 के अंदर फलन विश्लेषक नहीं है तो इंटीग्रेशन C1 एफजेड डीजेड की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ऐसे ही C2 के अंदर भी नहीं है, वो भी 0 नहीं आएगी। और C3 के अंदर भी फलन विश्लेषक नहीं, वो भी 0 नहीं आएगी। और ना ही C के अंदर सभी बिंदुओं पर फलन विश्लेषक है तो वो 0 आएगी। तो C के अंदर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो C1 प्लस C2 इनके अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू के बराबर होगी। ये बात हमको सिद्ध करके बतानी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें पार्ट का सहारा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि C1 पे एक पार काट बनाएंगे AB, ऐसे ही एक पार काट यहां पे बनाएंगे
सी डी, और एक यहां पे बना लेंगे ई एफ। ठीक है, ये एक लाइन है पर कटने के बाद ये दो बाउंड्री बनाएगी, तो वो दो की तरह हम पढ़ेंगे, एक बार ई से एफ, एक बार एफ से ई। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पारकाट ए बी सी डी डॉट डॉट कर देते हैं, बनाते हैं, ये पारकाट बनाते हैं ताकि वक्रों सी, C1, C2 डैश डैश तथा पारकाट ए बी सी डी और डैश डैश की परिसीमाएं मिलाने पर, बाउंड्री यानी कि परिसीमाएं मिलाने पर एक समवृत्त वक्र, गामा प्राप्त होता है। एक समवृत्त वक्र गामा प्राप्त होता है कैसे? देखो, ये C है, यहां से चले हम C की बाउंड्री से हम कहां पर आए? ए बी पर आए, ए बी की बाउंड्री से हम C1 पर आए, और C1 पर घूमते हुए हम कहां पर चले गए? बी ए, और फिर C की बाउंड्री पर आ गए। इस बाउंड्री को फॉलो करते हुए हम यहां पर आ गए ई एफ, तो ई से एफ पे गए, और फिर C3 पर फॉलो करते हुए हम कहां पर आ गए? एफ ई से बाहर आ गए, और ऐसे ही हम यहां पर गए आगे, और सी डी को फॉलो करते हुए हम गए अंदर, और C2 को फॉलो किया और बाहर आ गए, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं आ गए। तो ये पूरी सारी की सारी बाउंड्री शामिल हो गई, और इस सारी बाउंड्री को मिलाकर के हमने क्या बना दिया? समवृत्त वक्र गामा बना दिया। इस गामा वाली जो बाउंड्री के अंदर बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं के लिए फलन विश्लेषक है। तो पाट लगा करके आपने क्या किया? ये अंदर वाले हिस्से को बाहर निकाल दिया जिन पर फलन विश्लेषक नहीं था। अब गामा वक्र जो बना, उस गामा वक्र के हर एक बिंदु पर, उस गामा वक्र के अंदर हर बिंदु पर फलन कैसा है? विश्लेषक है। ठीक है, तो जो विश्लेषक फलन है उसके लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू अभी हमने कौशी समाकलन प्रमेय में देखा क्या होती है? 0 होती है। तो गामा वक्र के अंदर यदि फलन एफ जेड का इंटीग्रेशन निकालें तो वो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, अतः कौशी प्रमेय से इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड डी जेड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जहां समाकलन का पथ चित्र में दिखाए अनुसार है। चित्र में दिखाए अनुसार निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है कैसे है? पहला, वक्र सी के अनुदिश वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड, वक्रों C1 C2 डॉट डॉट के अनुदिश दक्षिणावर्त दिशा में। और जो पारकाट हैं ए बी, उनमें एक बार ए बी के अनुदिश, एक बार बी ए के अनुदिश, तभी तो पूरा बनेगा। तीसरा, पाठ
ए बी के अनुदिश एक बार ए बी के तथा दूसरी बार बी ए के अनुदिश। दो बार लेते हैं, पहले ए से बी पर आते हैं, फिर C1 पे घूमते हैं, फिर बी से ए पे जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पार्ट के लिए जो चित्र बनाया वही लिखना है, थ्योरी ज्यादा है इसमें। तो जो आपका इंटीग्रेशन ओवर गामा जी एफ जेड डी जेड है वो किस किस से मिलकर के बना है, सब पथों को अलग अलग लिख दें। सी के अनुदिश यानी कि इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड। अब आप ये मान रहे हैं कि गामा भी आपने वामावर्त दिशा में लिया है तो सी भी वामावर्त दिशा में है, पर C1 C2 उससे अलग दिशा में दक्षिणावर्त, तो उनकी दिशा चेंज करनी पड़ेगी, तो उनके आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन -C1 एफ जेड डी जेड, वो ऐसे क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग है, तो एक साथ लिखना है तो C1 की दिशा भी माइनस कर दी, और प्लस एक बार तो होगा ए बी के अनुदिश एफ जेड डी जेड, और फिर एक बार होगा बी ए के अनुदिश बी ए के अनुदिश एफ जेड डी जेड, और इंटीग्रेशन -C2 एफ जेड डी जेड। इसमें एक बार होगा सी डी के अनुदिश, एक बार होगा डी सी के अनुदिश, और ऐसे चलता जाएगा सबके लिए। आई ये बात समझ में? बताइए, इतना इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बताओ, मिटाएं, लिख लिया? रुको सर, नीचे वाला नहीं लिखा। अच्छा, नीचे वाला कोई दिक्कत नहीं। समझ में तो आ गया है कैसे हमने बनाया, कैसे पार काट लगाए, और उससे गामा वक्र कौन सा बना, इन सभी वक्रों को मिलाकर के गामा बना है, और उसको हमने क्या दिशा कैसे ली है वो सब हमने पॉइंटों में लिख दिया है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 उनमें वही सब चीजें लिखी हैं कि किस किस तरीके से हमने दिशाएं ली हैं। ठीक है, तो अब हम यदि इसको आगे सॉल्व करें तो एक बात तो ये कि जो पार काट वाले समाकलन हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, वैल्यू सेम आएगी उनकी, क्योंकि ए से बी तक और बी से ए तक लाइन तो एक ही है, और एक बार आपने दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो पार काट वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा -C1 का मतलब क्या हुआ, जो C1 के अनुदिश समाकलन आ रहा है उसका नेगेटिव समाकलन, ठीक है, और गामा के अनुदिश समाकलन की वैल्यू क्या है, 0। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, अब चूंकि पार काट के अनुदिश समाकलन पार काट के अनुदिश समाकलन एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में हैं, अतः एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं, अतः ये निरस्त हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि तब देखिए इसकी वैल्यू तो 0 है
और इंटीग्रेशन ओवर सी f(z) और माइनस C1 वाले को ले देंगे माइनस इंटीग्रेशन C1 f(z)(dz). ये कट जाएगा, माइनस C2 इंटीग्रेशन f(z)(dz) एंड सो ऑन। तो ये बात क्या लिखी जा सकती है, इंटीग्रेशन ओवर सी f(z)(dz) इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर C1 f(z)(dz) इंटीग्रेशन ओवर C2 f(z)(dz) एंड सो ऑन। इस तरीके से हम एक बहुसंबद्ध प्रदेश के लिए भी कॉची समाकलन प्रमेय लगा सकते हैं। बस वहां पे ध्यान ये रखना है, एक से संबद्ध प्रदेश में तो फलन विश्लेषिक होता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है। बहुसंबद्ध प्रदेश में उसके अंदर जितने भी वक्र होंगे फलन इंटीग्रेशन सी की वैल्यू C1 C2 C3 उनके योग के बराबर होगी, 0 नहीं होगी क्योंकि वो बहुसंबद्ध प्रदेश है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।